कक्षा 12 जीव विज्ञान में प्रीवियस ईयर 2019 का 348 FV पेपर लेकर के आए हैं। चलिए इसको समझा देते हैं, पूरा सॉल्व करवा देते हैं। तो पहला है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर सही होगा दूसरा, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? आपको बता दें कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। अब कहा गया है 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण में, तो 200/4 कर देंगे, इस तरह से 50 आ जाएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गा नंबर देखिए कोर्स से हटा हुआ है, फिर भी जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो देखिए जो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है, वनोन्मूलन, यानी वनों का कटना, पेड़ पौधों का कटना जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फिर अगला है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो जो दलहनी पौधों की जड़ें होती हैं, इनकी जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर 2 नंबर का पहला है, मानव के शुक्राणु की संरचना का केवल एक नामांकित चित्र बनाइए। शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए इस तरह से ऊपर चम्मच जैसी आकृति बनाएंगे, बीच में थोड़ा सा गर्दन जैसी आकृति, उसके बाद पूंछ बना देंगे। जो यहाँ वाला भाग होता है इसे एक्रोसोम कहा जाता है। यहाँ पर केंद्रक होता है, ये जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ये मध्य खंड या आप गर्दन भी बोल सकते हो, ये पूंछ होती है, इसको पूरे को सिर कह सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा चित्र बना सकते हैं। और अच्छे से देखने के लिए हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, मैंने पूरा शुक्राणु का चित्र बनाना बताया है, आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। फिर अगला है, उन गैसों के नाम लिखिए जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभावित होता है। देखिए फिलहाल स्टार लगा हुआ है, कोर्स से हटा हुआ है, फिर भी आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन से गैसें हैं जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभावित होता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो गैसें हैं, ये गैसें क्या करती हैं कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करती हैं। फिर अगला है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल की क्या भूमिका है? संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो नील हरित शैवाल की भूमिका बताना है। आपको बता दें, जो नील हरित शैवाल है या जो साइनोबैक्टीरिया है, ये तेजी से वृद्धि करते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं, और तेजी से वृद्धि करके वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है क्या करते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं और वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, अनिषेक फलन अथवा पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो आपको बता दें कि बिना निषेचन के, परागण भी ना हो, निषेचन भी ना हो, बिना निषेचन के अंडाशय से बीज रहित फलों का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। बिना निषेचन के या बिना परागण और निषेचन के ही अंडाशय से बीज रहित फल बन जाते हैं, उसे ही अनिषेक फलन कहा जाता है। जैसे अंगूर में होता है,
अनानास में होता है ऐसा, तो ये उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगला है उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, ऐसे जीव जो स्वपोषी पादपों से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कोई पौधा है, इसमें धान गेहूं लगे हैं, तो उसको धान गेहूं को जो खाता है वो उपभोक्ता हो गया, या फिर इन पौधों को जो खाता है वो उपभोक्ता हो गया। तो जो स्वपोषी पौधे होते हैं उनके द्वारा बनाई गई चीजों को जो खाते हैं उन्हें ही उपभोक्ता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है? जन्म नियंत्रण के उपाय लिखिए। जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारणों में अगर देखा जाए तो कौन कौन से कारण होंगे? खाद्यान्न की प्रचुरता, यानी खाने की कोई कमी नहीं है, अब हर तरीके का खाना उपलब्ध है और ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध है, तो खाद्यान्न की प्रचुरता पहला कारण हो जाएगा। फिर मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी, यानी लोग बहुत कम मरते हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं अधिक हो गई हैं, स्वस्थ रहते हैं लोग। फिर कम आयु में विवाह, कम आयु में विवाह, विवाह कम आयु में हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी पैदा हो जाते हैं, तो इस तरह से भी जनसंख्या बढ़ती है। फिर अगला है निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब ये हुआ कि अशिक्षा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ रही है। फिर अगला है गरीबी। लोग गरीब हैं तो गरीबी के कारण क्या करते हैं कि सोचते हैं ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो ज़्यादा कमा कर लाएंगे, वो हमारी गरीबी दूर होगी, तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि होती है। और इसी तरह से सामाजिक रीति रिवाज है। सामाजिक रीति रिवाज जिसमें लोग कहते हैं कि पुत्र जन्म नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं, तो ये भी इसके कारण हो जाएंगे। तो जनसंख्या विस्फोट के ये मुख्य कारण है खाद्यान्न प्रचुरता, मृत्यु दर में कमी, कम आयु में विवाह, निरक्षरता, गरीबी और सामाजिक रीति रिवाज। फिर जन्म नियंत्रण के उपाय बताइए, यानी जन्म को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो आप परमानेंट उपाय अगर सोचना चाहते हैं तो वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं, यानी नसबंदी और नसबंदी। जो पुरुषों में नसबंदी होती है वैसेक्टोमी कहा जाता है। अगला है मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। मादा एनाफ्लीज के द्वारा, मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, और होता किससे है? मादा एनाफ्लीज मच्छर तो क्या है? वाहक होता है। और इसका कारक क्या है? किससे हो जाता है? तो प्लाज्मोडियम से। जो प्लाज्मोडियम जंतु है, ये संघ प्रोटोजोआ का जंतु होता है प्लाज्मोडियम, इसकी वजह से मलेरिया होता है। और फैलता किससे है प्लाज्मोडियम? तो मादा एनाफ्लीज से। फिर कहा गया कि इसकी रोकथाम के उपाय बताइए। तो देखिए, गंदगी ना होने दें, पानी कहीं ना भरने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, तो यही सारे उपाय हैं। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो देखिए, डिटेल से समझाया है। फिर अगला है प्रकृति में कार्बन चक्र का केवल रेखीय चित्र बनाइए, कोर्स से हटा हुआ है। फिर अगला है पुष्पक्रम किसे कहते हैं? साइथियम पुष्पक्रम का एक नामांकित चित्र बनाइए, कोर्स से हटा हुआ था। फिर अगला है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त दो उदाहरण देकर उनका नामांकित चित्र बनाइए, कोर्स से हटा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथे का है घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मतलब दही बनाने में, दही बनाने में जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है इसका उपयोग होता है दही बनाने में। पनीर बनाने में भी इसका उपयोग होता है, पनीर बनाने में इसका उपयोग होता है। ऐसे ही अचार बनाने में, अचार बनाने में, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हेडिंग डालकर आपको लिखना भी होगा। अचार बनाने में, ऐसे ही खमीर बनाने में, खमीर बनाने में सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। इसी तरह से डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। तो इस तरह से हेडिंग डालकर थोड़ा थोड़ा करके लिख देंगे, 3 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुवांशिक रूपांतरित फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी जीएम फसल, जीएम फसल पूछा गया है। तो देखिए, जीएम फसल क्या होता है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाई गई फसलें जीएम फसल कहलाती हैं। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से जो फसल बनाई जाती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है?
आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहा जाता है। उनके जीन को चेंज किया जाता है, इसलिए आनुवांशिक रूपांतरित फसल हो गई। और इस प्रकार की फसलें अधिक उत्पादन देती हैं, अधिक उत्पादन देती हैं और अच्छी प्रोटीन होती है उसमें, और सूखा, ठंडा, लवण, ताप आदि को सहन कर सकती हैं। फिर अगला है जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में उपयोग बताइए। तो देखिए, सबसे अच्छा उपयोग है आनुवांशिक बीमारी में, आनुवांशिक बीमारियों में इसका उपयोग होता है। कैसे? तो जीनी चिकित्सा के माध्यम से। जीनी चिकित्सा, जीन चिकित्सा में क्या करते हैं कि आनुवांशिक रोग से ग्रसित जीन को हटा देते हैं और उसकी जगह पर कोई स्वस्थ जीन प्रवेश करा देते हैं। तो इस तरह से आनुवांशिक रोग दूर हो जाता है। फिर अगला है मरुद्भिद पौधों में विशेष आकारिकी अनुकूलन की व्याख्या कीजिए। तो कोर्स से हटा हुआ है। फिर अगला है चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से पराग कणों का विकास कैसे होता है। यहाँ पर अगर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में एक को बनाया जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए, तो ये होता है टेपिटम, जो बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण देता है। और यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जिनसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, 4 पराग कणों का निर्माण होता है। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। समाज में लड़की पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन क्यों सही नहीं है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो मानव होता है, मानव में स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, क्योंकि मानव एक लिंगी है। स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो पुरुष है इसमें जो Y गुणसूत्र है ये छोटा होता है, X बड़ा होता है। जो Y गुणसूत्र छोटा वाला है यही लिंग का निर्धारण करता है। अब अगर इसके गैमेट्स को निकाल लिया जाए इधर, और पुरुष वाले के भी गैमेट्स निकाले जाएं और क्रॉस करवाया जाए, तो क्रॉस करवाने पर जो इनकी संतति प्राप्त होती है, जहां जहां पर Y आया है वो सभी पुत्र होते हैं, और जहां जहां पर केवल XX है वो सभी पुत्रियां होती हैं। मैंने कहा था कि जो Y गुणसूत्र है छोटा वाला, यही लिंग का निर्धारण करता है। तो जहां जहां Y है यही पुत्र, और ये Y गुणसूत्र है पुरुषों में पाया जाता है। इसलिए स्त्रियों को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि Y गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है, तो पुत्र जन्म के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगला है मांसल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, जो गूदेदार फल होते हैं, गूदेदार सरस फलों को मांसल फल कहते हैं। गूदेदार सरस फलों को मांसल फल कहा जाता है। जैसे सेब है, आम है, पपीता है, ये सब क्या है, मांसल फल होते हैं। सेब, आम, पपीता सब गूदेदार सरस फल है, तो इसलिए मांसल फल होते हैं। फिर क्या कहा कि इनका महत्व क्या है, तो इनका उपयोग खाने में किया जाता है, पोषण में किया जाता है, जूस बनाने में किया जाता है, यही इनका महत्व है। तो अगला है आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं, वर्णांतता का वर्णन कीजिए। आनुवंशिक जो विकार हैं, इसका मतलब आनुवंशिक रोग है। तो ऐसे रोग जो आनुवंशिक अव्यवस्था के कारण होते हैं, ऐसे रोग जो आनुवंशिक अव्यवस्था के कारण उत्पन्न हो जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, उन्हें ही आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक रोग कहा जाता है। और ये रोग जन्म से प्राप्त होते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो जैसे में मधुमेह है,
शुगर की बीमारी जिसे कहा जाता है, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं। फिर हीमोफीलिया है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांतता है, जिसमें लाल और हरे रंग का भेद नहीं हो पाता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। वर्णांतता का वर्णन कीजिए कहा गया है। तो वर्णांतता में क्या होता है कि व्यक्ति इसमें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और अधिक इसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल में वर्णांतता पर, हीमोफीलिया पर जो अलग अलग अपलोडेड हैं और सभी उदाहरण 4-4, 6-6 उदाहरण भी मैंने करके दिखाया हुआ है, तो जाकर के इसको समझ लीजिए। अगला है जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व बताइए। देखिए, जीवन की उत्पत्ति में मिलर का प्रयोग क्या महत्व रखता है। जो मिलर थे, मिलर ने बताया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल कार्बनिक पदार्थों से हुई है। इन्होंने क्या बताया कि जीवन की उत्पत्ति सरल कार्बनिक पदार्थों से हुई है। इनके जो यंत्र था उसमें इन्होंने बताया था कि सरल अमीनो अम्ल ग्लाइसिन और एलेनिन उसमें था, दिखाई दिया था। ये जो अमीनो अम्ल थे, अमीनो अम्ल वास्तव में प्रोटीन, और प्रोटीन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से डीएनए बना, और डीएनए से जीव बन गया। तो एक तरह से ये इसका महत्व हो जाएगा। यानी अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का बनना ही इनका वास्तव में प्रयोग में था। फिर अगला है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। आपको बता दें कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में अलग अलग मनुष्यों के या कहिए कि इन्हें 2 मनुष्यों के डीएनए को पहचाना जाता है। अलग अलग मनुष्यों के डीएनए को पहचान कर उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर 2 मनुष्यों के डीएनए को मैच किया जाता है और इस तरह से अपराधियों को पकड़ा जाता है। इसकी खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1985 में की थी। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं, टाइपिंग। फिर अगला है डीएनए तथा आरएनए में 6 अंतर लिखिए। तो इधर डालेंगे डीएनए, इधर डालेंगे आरएनए, 6 अंतर आपको लिखना है। तो पहला अंतर क्या होगा कि जो डीएनए है ये केंद्रक में होता है, केंद्रक में पाया जाता है। जो आरएनए है ये कोशिका द्रव्य व केंद्रिका में, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है उसमें पाया जाता है। ये तो स्थान हुआ कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर दूसरे अंतर में आप बता दीजिए कि इसमें डबल हेलिक्स होता है। ये डीएनए 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जबकि जो आरएनए है 1 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इसमें ये डबल हेलिक्स होता है, ये सिंगल हेलिक्स होता है, ये है। फिर तीसरे में आप बता सकते हैं कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। फिर आप चौथा बता सकते हैं कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। जो एडेनिन ग्वानिन है ये प्यूरिन होता है, जो साइटोसिन और थायमिन है ये पिरिमिडिन होती है। तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। इसमें जो पिरिमिडिन थायमिन है उसकी जगह पर यूरेसिल हो जाता है आरएनए में। फिर आप 5वें बता सकते हैं कि जो प्यूरिन है, डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन बराबर होती है, जबकि इसमें बराबर नहीं होती। तो इसी तरह से 5-6 अंतर लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, जैसे कोई 2 देश हैं, एक देश ये है और दूसरा देश ये है। कोई 2 देश हैं और किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का चोरी कर लेना या जैविक संसाधनों को बिना बताए, बिना इसकी जानकारी इसको दिए, इसको ले लेना, जैविक संसाधनों को इनका उपयोग कर लेना ही बायोपायरेसी कहलाता है। किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों को बिना बताए उपयोग कर लेना क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है।
फिर अगला है कैंसर को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए कैंसर क्या होता है, अति पीड़ादायी रोग है, अति पीड़ादायी रोग होता है, बहुत ही पीड़ा होती है और इसमें कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं या कोशिका विभाजन कह लीजिए, कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। अनियंत्रित होने से क्या होता है कि कोशिकाएं ट्यूमर बना लेती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं अनियंत्रित कोशिकाओं का एक ट्यूमर बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, वही ट्यूमर और फिर वही कैंसर बन जाता है। तो कैंसर पर फुल वीडियो, एक वीडियो अपलोड है, कारण, निवारण, उपाय सब कुछ समझाया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पादप प्रजनन क्या है, नई आविष्कृत पादप प्रजातियों की खाद्य उत्पादन में क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए स्टार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन कोर्स में नहीं है। फिर अगला है मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका संक्षेप में, तो ये भी कोर्स में नहीं है, हटा हुआ है। फिर अगला है उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखिए नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र कई बार घुमा घुमा कर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल में अपलोडेड है, 2 वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारिस्थितिक अनुक्रमण, तो ये कोर्स में नहीं है। वायु प्रदूषण के कारण कोर्स में नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान कोर्स में है, हमने समझाया है, अच्छे से आप जाकर को इसको तैयार कर सकते हैं। वैक्सीन उत्पादन भी समझाया है, संकटग्रस्त जातियां भी अच्छे से समझाया है। इन सब पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मानव उद्विकास पर एक निबंध, यानी मानव का विकास कैसे हुआ है, हमारे चैनल में बहुत ही आसान भाषा में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। फिर अगला 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 दिए हैं, 3 पर लिखना है। पुनर्योगज डीएनए बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है और इसको क्रियाविधि भी बताया है। प्रतिरक्षा यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं बताना है और परभक्षण, ये चारों ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सिंपल हैं, सरल हैं, तुरंत याद हो जाएंगे, हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए। फिर अगला है मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार घुमा करके पूछा जाता है। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड का वर्णन कीजिए। पिरामिड जरूर याद कर लीजिए, जिसमें ऊर्जा का पिरामिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर तैयार कर लीजिए। तो आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, पेपर अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।